अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं व्यू टीचर्स के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और आपके पास पेपर के तमाम सॉल्यूशंस और क्विजेस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने हमारे वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया है तो फौरन से इसे विजिट कीजिए, दैट इज www.vtutions.com, और वहां जाके फ्री में साइन अप कीजिए और फ्री में तमाम नोट्स को डाउनलोड करके हासिल कीजिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। पिछले टॉपिक पे हमने क्वेश्चन चैप्टर 3 को डिस्कस किया था, डेट वाज कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स के हमने काइंड्स को डिस्कस किया था। आज हम अपने डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और कमर्शियल बैंक से क्या क्या काम है, वो सारे हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। जो मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो भी एग्जाम्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आप वो समझ लेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए समझना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, क्योंकि जब आपको बेस पता चल जाएगी कमर्शियल बैंक की तो उसके फंक्शंस को समझना और इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आपके साथ जो है हम पीपीटी शेयर कर लेते हैं और उसके बाद अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कमर्शियल बैंक, और जिसके आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ बैंक। ठीक है जी, स्क्रीन आपके सामने शेयर हो गई है। स्टूडेंट्स वेट। ओके, फंक्शंस को हमने जो फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के, हमने उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। दो उसके मेन फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक के। द वन इज प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन को पहले समझते हैं कि प्राइमरी फंक्शन एक्चुअली उसके क्या है कमर्शियल बैंक के, और उसके बाद फिर हम सेकेंडरी फंक्शंस को समझेंगे। पहले प्राइमरी फंक्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी फंक्शंस, इसकी एग्जांपल आपको प्राइमरी और सेकेंडरी की समझ में इस तरीके से आएगी कि जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं वो बेसिक फंक्शंस को कहा जाता है, और जो सेकेंडरी होता है वो एडवांस फंक्शंस को कहा जाता है। मींस कि जब आप इवन आप अगर इस क्लास अभी जो है आपने जब प्राइमरी सेक्शन क्लियर किया होगा तो फिर आप सेकेंडरी सेक्शन में जाते हैं। इट मींस कि सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन में आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, आपको एक बेस दिया जाता है, आपकी फाउंडेशन को मजबूत किया जाता है। जब आप अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेकर डेवलप होने लगती है, तो देन आपको सेकेंडरी फंक्शंस की तरफ लेके जाया जाता है, क्योंकि अब आप सेकेंडरी फंक्शंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो जो भी नॉलेज होगी, क्योंकि कंपैरेटिवली वो प्राइमरी सेक्शन से मुश्किल होगी, लेकिन आप इस टाइम पे प्रिपेयर्ड हो चुके होंगे इस प्राइमरी सेक्शन के लिहाज से, और इसलिए आप उसको एक स्टेप आगे एडवांस लेवल पे जब आएंगे तो आप उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे उस नॉलेज को। तो इस तरीके से जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले बैंक का काम होता है, जो ये बेसिक फंक्शंस हर बैंक परफॉर्म करता है। हर बैंक आपको ये फंक्शंस ये आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लेकिन ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के साथ साथ वो आपको कुछ एडवांस फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, जो कि प्राइमरी फंक्शंस के बाद आते हैं। कि जब आप प्राइमरी फंक्शंस उनसे आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो उसके बाद वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले वो आपसे क्या करता है कि आप बैंक जाते हैं, बैंक जाकर आप सबसे पहले अपना पैसे जो है, जो भी आपकी पेमेंट है, आप वहां जाके डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, अपना बैंक आप सबसे पहले जाके अकाउंट ओपन करवाएंगे। ठीक है, जो आप अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे। कोई भी बैंक में जाएंगे, सबसे पहले अगर आप वहां जाते हैं, अगर आप अपने कभी भी बड़ों के साथ जाएं और कल को आप जब भी अकाउंट बनवाने जाएंगे, तो ये जो तीन चीजें हैं ये आपके दिमाग में होंगी, और जब वो आपको समझा रहा होगा तो आपके आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको बढ़ गई होगी इस चीज को लेकर, आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगा, रॉकेट साइंस होगा कि यार ये कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा है और इसका क्या मतलब है। तो बैंक अकाउंट तीन किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट, द सेकंड वन इज सेविंग अकाउंट्स, और द थर्ड वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स। ये इनका टॉपिक भी प्रॉपर्ली अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा चैप्टर 4 वो इन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट आइडिया आपको दे दूंगा, ताकि जब हम चैप्टर 4 की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको जब थोड़ा सा पता होगा, बेसिक आइडिया होगा, तो उस चैप्टर को और समझना आपका इजी हो जाएगा। तो करंट अकाउंट बेसिकली बनाया जाता है, ये ज्यादातर बिजनेस इंडिविजुअल्स बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है
उनकी एक बड़ी अमाउंट होती है, जो एक अपनी जो अमाउंट जो डिपॉज़िट करवाते हैं, वो एक लार्ज अमाउंट होती है। तो इसकी वजह से वो कुछ रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए, क्योंकि जब आप जितनी ज़्यादा अमाउंट आप बैंक में डिपॉज़िट करवाएँगे, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे बैंक पूछने लगता है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस रिसोर्सेज़ से आ रहे हैं, अलग-अलग डॉक्यूमेंटेशन आपसे माँगी जाती है। ठीक है? तो इसलिए बेसिक जो बिज़नेसमैन्स के लिए जो बनाया जाता है बिज़नेसमैन के लिए, वो या कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसकी अमाउंट जो होती है वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा इनकम होती है, ठीक है? तो वो जो है वो करंट अकाउंट होता है और वो करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। इसमें जो होता है वो इंटरेस्ट रेट 0 होता है। इट मीन्स कि इसमें जितने आप पैसे डिपॉज़िट करवाएँगे, उतने ही पैसे आपको वापस मिलेंगे। इट मीन्स कि वो आप 10 साल तक रखवाएँ, 20 साल तक करवाएँ, 50 साल तक भी रखवाएँ, जितने आप पैसे डिपॉज़िट करवाएँगे, आप उतने ही उसको विथड्रॉ करवाएँगे। बैंक उसके ऊपर कोई भी जो है आपको इंटरेस्ट रेट या प्रॉफ़िट नहीं देगा, ठीक है? तो इट मीन्स कि जो करंट अकाउंट है ये एक एडवांस इंडिविजुअल्स के लिए, ये एक नॉर्मल जो अपनी सैलरी, अपनी होम इनकम या कोई बेनिफिट्स के लिए अगर अकाउंट खुलवा रहा है, तो उसके लिए करंट अकाउंट नहीं है, ठीक है? सेकंड वन है हमारे पास सेविंग अकाउंट। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये सेविंग्स को प्रमोट कर रहा है। सेविंग्स जो आप अपनी करते हैं उसको एनकरेज कर रहा है। कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी जो एक सैलरी पर्सन है या कोई भी अपना बिज़नेस भी है, छोटे स्केल पर है, या एक स्टूडेंट्स भी हैं, अगर वो अपनी इनकम जो है वो एक जमा करते हैं मंथली, ईयरली, सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने बाद, या क्वार्टरली करते हैं, या ईयरली कुछ पेमेंट अपने पास जमा कर लेते हैं, या उनके पास फॉर एग्जांपल एक उनके पास एक प्रॉपर्टी थी, उन्होंने सेल कर दी और वो चाह रहे हैं कि अब ये जो अमाउंट है ये जाके हम बैंक में डिपॉजिट करवा दें। ताकि जो है जो बैंक में ये जमा करवाएँगे तो बाहर तो पड़े हुए सेव नहीं है, तो बैंक में जब जमा कराएँगे तो बैंक हमें कुछ न कुछ मंथली उसके ऊपर एक इंटरेस्ट ऑफ़र करेगा, और वो मंथली हमें इतना-इतना इनकम भी मिलता रहेगा, तो हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि इसमें ये होता है सेविंग अकाउंट में कि बैंक जो है अकॉर्डिंग टू द टाइम जो है इकोनॉमिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कौन-सा इंटरेस्ट रेट चल रहा है। जैसे कि अगर आपके करेंसी नोट की एग्ज़ाम्पल ले लें कि डॉलर जो है कभी ऊपर जाता है, कभी उसके रेट नीचे जाता है, पेट्रोल के रेट्स कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। इट मीन्स कि इस तरीके से ही इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा हाई होगा, उतना आपको जो आउटकम है, जो इनकम है, वो ज़्यादा मिलेगी। ज़्यादा आपको उससे अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? तो जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा, उतना आपको बेनिफिट कम होगा। तो ठीक है? तो लोग कोशिश करते हैं कि जैसे इंटरेस्ट रेट या पता चल रहा होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो लोग कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे जो है बैंक में जाके पैसे डलवा दें। ठीक है? तो ये जितनी ज़्यादा आप अमाउंट डलवाएँगे, उसके लिहाज से आपको उतना ही फ़ायदा होता है। ठीक है जी? ये सेविंग अकाउंट हो गया। बेसिकली मोस्टली ज़्यादातर लोग सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। करंट अकाउंट जो है वो सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि करंट अकाउंट की तरफ जाते हैं। तो हम लोग जितने भी लोग हैं, हम सब जो है सेविंग अकाउंट, अगर आप लोग के घर में किसी का भी अकाउंट होगा, वो सेविंग अकाउंट होगा। ठीक है जी? इसके अंदर भी सब डिविजन्स हैं, वो जो कि है इस्लामिक भी होती है और कन्वेंशनल भी बैंकिंग होती है। ये आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि कुछ लोग इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी जाते हैं और कोई कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ जाते हैं, जो कि इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा होता, प्रॉफिट लेना चाह रहा होता है। तो इसकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, उनके अंदर इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स आपको इसके नाम से पता चला होगा, फिक्स्ड इट मीन्स कि आप कुछ अमाउंट जो है वो बैंक को देते हैं, बैंक के पास जमा करवाते हैं, और बैंक जो है उसको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पास फ्रीज़ कर लेता है। इट मीन कुछ मतलब वो टाइम जो हो सकता है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कुछ भी अमाउंट जो प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड जो पीरियड होता है उसके ऊपर आपसे वो पैसे लेता है, और आपको उस टाइम तक बताता है कि इतने साल के बाद आपको इतने पैसे आपको इन पैसों में से मिलेंगे। इट मीन्स कि उस ड्यूरिंग पीरियड आप जो है पैसे विथड्रॉ नहीं करवा सकते। आपके पैसे जो है वो समझो एक बैंक के पास फँस गए हैं। अब आप उन पैसों को निकलवा नहीं सकते, ठीक है? तो वो कुछ टाइम के बाद, वो 10 साल, 20 साल बाद जो मैच्योरिटी होगी उस प्लान की, तो उसके बाद ये होगा कि वो सारी की सारी अमाउंट जो होगी, वो पैसे भी और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट रेट लग के जितने पैसे उसकी वो बढ़ चुके होंगे पैसे, वो सारे के सारे आपको एक साथ मिलते हैं। ठीक है? ये लोग ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, बच्चों की स्टडीज़ के लिए कुछ ऐसे पैसे जमा करवाते हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में उनके बच्चों के लिए वो पैसे जो हैं वो काम आ सकें।
इस दौरान अगर वो जो डिपॉजिटर है अगर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि और वो उस टाइम तक जो है वो पैसे नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बंदा ही नहीं जिसका अकाउंट था, जो पैसे डिपॉजिट करवा रहा था, जिसका अकाउंट था, वो नहीं रहा, तो क्या होगा कि अगर वो 10 साल का प्लान था, वो 2 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई ड्यू टू एनी रीज़न, तो क्या होगा कि उसको 10 साल बाद जितने पैसे मिलने थे, वो सारे के सारे उसको उसी टाइम उसकी फैमिली को, जिसका उसने नाम लिखवाया होता है कि अगर मैं नहीं हूँगा तो किस बंदे को मिलेगा, और दूसरा बंदा, ठीक है, तो वो उस बंदे को पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से बैंक उसको उस तरीके से फैसिलिटीज़ दे रहा होता है। तो ये कुछ इसकी शराइत होती है, इनको इंशाल्लाह और डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। दूसरा काम क्या होता है प्राइमरी फंक्शन बैंक का, कि ये कमर्शियल बैंक है, ये एडवांसिंग लोन्स दे रहे होते हैं, मतलब ये आपको लोन दे रहे होते हैं। किस लिए? ये आपको कुछ भी, आपने अगर कुछ परचेजिंग करनी है, कुछ अपनी एजुकेशन के लिए आपको लोन चाहिए, आपको कुछ ऐसा आप बिज़नेस कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपने अपने एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं, उनको सैलरीज़ पे करनी है, ठीक है? तो आपने बैंक से लोन लेकर उनकी एटलीस्ट अपनी लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज किया कि आप मेरी जो लायबिलिटीज़ है वो मेरे सर से उतरें, ताकि फिर जब मैं अर्न करूँगा तो मैं उस टाइम तक, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब चीज़ें आपके सर पे चढ़ी होंगी तो आपको उस टाइम पे लोन ही आपकी हेल्प कर सकता है कि आप अपनी कर्ज़ को सर से उतार सकें। जब कर्ज़ उतर जाता है तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं और बैंक को आप आहिस्ता-आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है? तो बैंक इस तरीके से ही अर्न करता है कि जब आप पैसा आपको आप जब डिपॉज़िट करवा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि वो आपको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट के लिहाज़ से आपको पैसे देता है, लेकिन वो जिनको लोन दे रहा है वो उनसे भी उनको भी इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, ठीक है? कि अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो उस टाइम तक तो अगर पैसे पे कर देते हैं तो उनको वही स्पेसिफिक अमाउंट देनी है ऊपर जो उनको डिसाइडेड है। लेकिन अगर वो उस टाइम पे पैसे नहीं दे पाते हैं, तो क्या होता है कि वो इंटरेस्ट रेट आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाता है, वो इतना बढ़ जाता है कि वो इंसान जो कर्ज़ के बोझ तले दब जाता है और लोगों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ तक जो है वो बेच के अपना लोन जो है वो अदा करना पड़ता है। ठीक है जी? तो ये 2 जो है प्राइमरी फंक्शंस हैं, एडवांसिंग डिपॉज़िट्स और रिसीविंग डिपॉज़िट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, ये 2 प्राइमरी फंक्शंस हैं बैंक के। सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं कि जब आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपने लोन ले लिया, उसके बाद उसके अलावा क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो आते हैं हमारे सेकेंडरी फंक्शन, मतलब एडवांस फंक्शंस। जब आप एक बैंक का पार्ट बन चुके हो, तो उसके अंदर वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आएगा। सबसे पहले वो क्या करता है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़, मतलब कि वो आपको डायरेक्ट क्या ऑफ़र कर रहा है आपके बैंक अकाउंट्स के बेसिस पे, एक्सेप्टिंग एंड डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बोला था कि मैं इस टॉपिक में थोड़ा-सा इसको आपको डिटेल में बताऊँगा कि ये होता क्या है। ये होता क्या है कि समझें कि आपने जो है एक बंदे ने पेमेंट करनी थी दूसरे बंदे को, ठीक है? तो उस दौरान उन्होंने बैंक को बीच में इन्वॉल्व किया और बैंक ने एज़ अ गारंटर बीच में वो आया और उसने क्या किया कि उस बैंक ने एक बिल बना के दिया उनके बीच में, और वो जो जिसने पेमेंट करनी थी, उसने कहा कि ये बैंक ये आप अपने पास रखिए, इसको ये इतने स्पेसिफिक पीरियड के बाद इससे ये आपने पेमेंट लेनी है, ठीक है? और वो क्या होगा, वो बैंक की ज़िम्मेदारी होगी उस बंदे से वो पेमेंट लेना उतने टाइम के बाद। पेमेंट लेने का भी हो सकता है, पेमेंट देने का भी हो सकता है, ठीक है? अगर वो डिस्काउंटिंग का वर्ड ये होता है कि अगर वो उस स्पेसिफिक टाइम से पहले पेमेंट कर देता है, तो बैंक एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिस्काउंट उसको देता है कि तुमने पेमेंट पहले कर दी है, इसकी वजह से तुम्हें इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो उस ड्यू डेट को एक्सीड कर देता है, तो वो डिस्काउंट खत्म हो जाता है, ठीक है? तो फिर बैंक अपने तरीके से फिर पैसे लेगा उसके ऊपर और इंटरेस्ट लगाकर, वो उस तरीके से उसकी पेमेंट तो उसको लेकर देगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि अगर पे वो इसलिए डिस्काउंट देता है ताकि जो है ये बंदा जो है इस लालच में आकर कि मुझे डिस्काउंट मिलेगा, वो पेमेंट एज़ सून एज़ पॉसिबल करने की कोशिश करेगा। इससे ये होगा कि उस बंदे को भी पेमेंट जल्दी मिल जाएगी और बैंक का भी ज़िम्मेदारी जो है वो उतर जाएगी और बैंक को इन रिटर्न जो भी उसको बेनिफिट चाहिए, जो उसका इंटरेस्ट रेट होगा, उसको मिल जाएगा बैंक को। दूसरा है होता है ट्रांसफर ऑफ मनी, कि अगर आपने कोई पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने हैं, ठीक है? तो उसमें जो है वो आपके बैंक जो है आपकी हेल्प करता है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक चेक भी लेके जाते हैं, अगर आप मीज़ान बैंक में अकाउंट है और आपको चेक जो है वो एचबीएल का मिला है, तो इवन आप मीज़ान बैंक में जाके एचबीएल का चेक जो है वो डिपॉज़िट करवाएँगे, तो वो भी आपका
आपका चेक एक्सेप्ट करेगा और आफ्टर सम अंडरराइटिंग और कुछ क्लियरिंग के बाद वो जो है आपका चेक जो है एक्सेप्ट कर लेगा। अ, उसके बाद जो है आपके अकाउंट में जो है पेमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, अगर आपने कोई बाहर पेमेंट करनी है, कोई पैसे मंगवाने हैं, कुछ भी इस तरह की ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों की ट्रांसफर हो रही है, वो सारी की सारी जो है वो बैंक ही प्रोवाइड कर रहा है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा है हमारे पास क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। ये मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि इस तरीके से बैंक जो है, आप जो पैसे उसमें डिपॉजिट करवाते हैं तो वो उन पैसों को सिर्फ बैंक में नहीं रखता, बल्कि वो आगे इन्वेस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस पे, लोगों को लोन्स देता है और लोन्स देने के बदले में वो लोगों से इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो जो इंटरेस्ट होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से ये जो है ये क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी स्टार्ट होती है कि उधार पे आप पैसे दे रहे हैं और वो उस तरीके से बिजनेस जो है अपना जनरेट कर रहा है बैंक। ठीक है, फोर्थ वन इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर। इसका ये मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो है अपनी जो है जो अपनी जो कंपनी की जो शेयर्स हैं या बॉन्ड्स हैं वो जो है वो बैंक को प्रोवाइड करता है कि आप जो है मेरे शेयर्स और बॉन्ड्स को मार्केट में बेचें। क्योंकि बैंक एक ऐसी प्लेस है कि जहां पर हर बंदे ने जाना ही जाना है। ठीक है, तो वहां पर जब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है जब आपको पता चलेगा कि इसकी शेयर्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा और लोगों का ना ट्रस्ट करना उस चीज़ पे ईज़ी हो जाएगा कि यार ये बैंक तो है, बैंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ये बंदा जो है ये ऑथेंटिक है, ये कंपनी भी जो है ये रजिस्टर्ड है, तो लोग उस बिलीव करेंगे। और इस काम को करने के लिए बैंक ऑफ कोर्स एक अमाउंट चार्ज करता है उस कंपनी से, क्योंकि वो उसके बदले में उसका काम कर रहा है, उसकी अंडरराइटिंग कर रहा है, उसकी शेयर्स की उसकी हेल्प कर रहा है उसकी शेयर बेचने में, इसलिए इन रिटर्न वो जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करने की अपनी एक फी लेगा। इशुइंग लेटर ऑफ क्रेडिट ये बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, लेकिन यह इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता है। इसके अंदर ये होता है कि ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए बनाया जाता है कि जो एक बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क की ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ बाहर से मंगवानी है और आप उसकी पेमेंट जो है वो एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है और आप अगले पे कैसे ट्रस्ट करें कि इतनी बड़ी अमाउंट दे के वो चीज़ें आपको भेजेगा कि नहीं भेजेगा, वो चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं ठीक होंगी। तो आप बैंक को इन्वॉल्व कर लेते हो बीच में और बैंक जो है बीच में गारंटी लेता है कि वो तुम चीज़ें भेजो। एक बंदा जो होगा पेमेंट बैंक को ऑलरेडी कर चुका होगा। ठीक है, कि 1 करोड़ का माल था, उसने 1 करोड़ रुपए बैंक को जमा करवा दिया। अब वो 1 करोड़ रुपए जो है वो बैंक के हाथ में, बैंक उसको तब देगा, अगले बंदे को पेमेंट तब करेगा जब वो वहां से अपना स्टॉक भेजेगा या इस मुल्क में पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का जो बंदा है वो उसको स्टॉक को रिसीव करेगा और चेक करेगा, बोलेगा ठीक है मुझे मिल गया है, तो उसके बाद बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा उस बंदे को। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है कि एक सिक्योरिटी होती है, एक सेफ तरीका है बैंक को बीच में इन्वॉल्व करके ये ट्रांजैक्शंस को करने का। तो इसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर तीनों लोग जो है वो साइन करके बीच में जो है इस लेटर ऑफ क्रेडिट का हिस्सा बनते हैं। बैंक जो है इसके बाद प्रोवाइडिंग लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है कि अगर आपके पास ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, जिस तरह की जो भी अगर आपके पास करेंसी नोट्स भी हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के, अगर आप वो घर पे नहीं रखना चाहते तो बैंक जो है आपको लॉकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस पे जाकर अपने लॉकर ओपन करवा के वहां पे वो चीजें सेव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स होते हैं कि ये बेसिकली उन उन लोगों को दिए जाते हैं जो कि एक अच्छे लेवल, एक बेसिकली ये बिजनेसमैन को दिए जाते हैं या एक हाई इनकम वाले इंसान को दिए जाते हैं जो कि एक हाई इनकम वाला बंदा होता है जिसकी जो एक्सपेंसेस है वो अनलिमिटेड होते हैं। उसके उसके पास ये होता है कि कभी बहुत बड़ी कोई खर्चा कर दे, कभी छोटा खर्चा कर दे, लेकिन उसको उसके अकाउंट में पैसे नहीं रहते इतने ज़्यादा। तो वो जो है वो क्रेडिट कार्ड बनवा लेता है ताकि उसको कोई भी क्योंकि क्रेडिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं होती। ये समझिए कि एक आपको कार्ड दिया गया है, आप इसको जितनी मर्ज़ी आपने शॉपिंग करें, जो चीज़ें मर्ज़ी आप उससे खरीदें, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक बिल बन के आएगा कि ये जो चीज़ें आपने खरीदी थी, इसकी पेमेंट कर दें। ठीक है? फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको कैश पे करें, कि आप उसको अपने अकाउंट से पे करें। ठीक है? आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट उस बैंक में मौजूद हो। क्रेडिट कार्ड आप अपने अ इंडिविजुअली भी, इंडिपेंडेंटली भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है? तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको जैसे मैंने बताया कि ये
बिजनेसमैन के लिए, ये नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए नहीं होता, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो है टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं। और जब आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, एटीएम कार्ड्स, एटीएम इसके बाद हमारे पास है एटीएम कार्ड्स। एटीएम कार्ड्स वो कार्ड्स वो होते हैं जो, जैसे कि आपके पास ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एटीएम कार्ड्स। एटीएम कार्ड्स जो होते हैं वो ऑटो टेलर मशीन इसको बोला जाता है। कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो है आप अपनी जो पेमेंट है, जो भी आपको बैंक ने एक डेबिट कार्ड दिया होता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में फ़र्क ये होता है कि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आप पहले उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में आप जो है आपके बैंक में ऑलरेडी पैसे मौजूद होते हैं, और वो आपके जो आप इस्तेमाल करते हैं आपके बैंक से ग्रेजुअली वो डिडक्ट हो जाते हैं, कुछ डिडक्शन के साथ, कुछ चार्जेस के साथ। इट मीन्स के उस डेबिट कार्ड के लिए आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, उसमें सफिशिएंट मनी और पैसों का होना ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड में अगर आपके अकाउंट में ₹1 भी नहीं है, खाली आपका अकाउंट, आप फिर भी जो है क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़, आपको डिस्काउंट्स, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड होती है। लेकिन डेबिट कार्ड इज़ लिमिटेड। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें होंगी वो लिमिटेड होंगी, उसकी एक लिमिट होगी, आप उससे ज़्यादा पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, और वो जो डेबिट कार्ड है वो आप इस्तेमाल, अगर आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, अगर आप सिर्फ पेमेंट नहीं चाह रहे, आप कैश चाह रहे हैं, तो आप एटीएम मशीन पे जाकर अपने पैसों को विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है एटीएम कार्ड्स का काम। इसके अलावा बेसिकली लास्ट में क्या जो सेकेंडरी फंक्शन इसके और क्या हो सकते हैं, एजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है हमारा जो बैंक होता है। एजेंसी सर्विसेज का मतलब ये होता है कि वो किसी के बिहाफ पे जब कोई काम कर रहा होता है, मतलब कि वो एज एज अ बैंक काम नहीं कर रहा, बल्कि वो एज अ किसी का एजेंट काम कर रहा है, किसी के बिहाफ पे थर्ड, एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहा है, किसी कंपनी के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए। और तो वो क्या कर रहा होता है, उसको हम एजेंसी सर्विस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सेप्टिंग चेक्स एंड बिल्स। इसमें क्या होता है कि जो आप फॉर एग्जांपल अगर चेक जो है, मैंने आपको बताया ना कि अगर चेक किसी और कंपनी किसी और बैंक का है और आपका अकाउंट किसी और बैंक में है, तो फिर क्या होगा कि वो जो बैंक होगा वो आपके चेक को लेकर एज एन एजेंट जो है आपके चेक को क्लियर करवाना, उसको आपकी बैंक तक पहुंचाना, उसकी जो बैक हैंड पे जो सारी सर्विसेज होंगी वो कौन कर रहा होगा, ये बैंक कर रहे होंगे, कमर्शियल बैंक कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी बिल वगैरह, आपकी बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सारी की सारी पेमेंट्स वगैरह जी कौन ले रहा होगा, ना क्या कहते हैं, के इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से। अगर पंजाब में कोई अपना एक अलग सेक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो क्या कर रहा होगा, वो गैस का बिल जो भी है वो सारे के सारे बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि आप जो है हमारी ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, और आप हमारे बिहाफ पे ये बिल्स की पेमेंट कर लें। ठीक है, तो क्या होगा कि वो सारे की सारी पेमेंट आप कहाँ जाके कर रहे होते हैं, बैंक कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है हमारी डीलिंग इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ये भी कंपनी जो है वो बैंक को अथॉरिटी देती है कि आप हमारे बिहाफ पे जो है, हम अलाउ नहीं कर रहे कि वो हमारी कंपनी में आके शेयर्स खरीदें। आप जो है, क्योंकि यहाँ लोगों का हमारी कंपनी में आना इतना ईज़ी नहीं है, तो आप जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज़ में ये शेयर्स एंड बॉन्ड्स आप इश्यू करें, और लोग जो है आपके ज़रिए जो है हमारी कंपनी के शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीद के हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बने। तो ये भी क्या कर रहा होता है, कंपनी एक कंपनी के बिहाफ पे बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। नंबर थर्ड इज एक्टिंग एज अटर्नी। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि बैंक का ये प्रोवाइड, मतलब ये फैसिलिटी जो दे रहा होता है कंपनीज को। इसकी एग्जांपल इस तरीके से होगी कि अगर आप कोई अच्छे लेवल के स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज की अगर आप बात करें, तो आप क्या कर रहे होते हैं, इवन आपके कॉलेज की जो फीस होती है आप किसी स्पेसिफिक बैंक में जाके पे कर रहे होते हैं, कि यार आप ये नेशनल बैंक में जाके कर देंगे, एचबीएल में कर देंगे, एस्करी बैंक में पेमेंट कर दें। इसका क्या मतलब होता है कि वो तो उस बैंक का तो आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो बैंक क्यों आपकी पेमेंट ले रहा है। और बैंक स्टैंप लगाता है, तो आप जाके जब यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं, मीन्स आपको पता चलता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाके कि आपकी पेमेंट हो चुकी है। तो वो इसका ये मतलब होता है कि अटर्नी का, कि
जब आप किसी बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जो अथॉरिटी है वो उस बंदे के हैंड ओवर कर दें कि वो लीगल या कमर्शियल डिसीजंस आपके ले सकता है। इट मीन्स कि वो बंदा आपके बिहाफ पे आपकी कंपनी के लीगल मतलब आपके फैसले कर सकता है आपके बिहाफ पे। वो जब वो पेमेंट्स ले रहा है, इट मीन्स कि आप वो बैंक, जो आपका फीस काउंटर है वो कौन होगा, वो स्पेसिफिक बैंक होगा। ठीक है, कि अब अगर फॉर एग्जांपल बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा कि मेरी फी वाउचर आएगा, तो मैं बैंक जाके पे नहीं करवाऊंगा, आई मीन मैं यूनिवर्सिटी जाके पे नहीं करवाऊंगा, बल्कि उस फी वाउचर पे जो बैंक लिखा होगा स्पेसिफिक, इट मीन्स कि क्या उसका क्या मतलब होगा कि वो पावर ऑफ अटर्नी किसको मिली है, वो उस स्पेसिफिक बैंक को मिली है। इट मीन्स कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फीस पे जमा करने की होगी वो उस बैंक की होगी, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, वो ही अकाउंटेबल होगा कि किसकी फी पे हुई है, किसकी नहीं हुई है। पैसे आगे पीछे होते हैं, जो भी होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बैंक की होगी। तो ये दो फंक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि बैंक जो है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से हमारे कंट्री का बिजनेस जो है बिजनेस चल रहा है, और इस तरीके से इंशाल्लाह चलता रहेगा। हम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही कोशिश की कि बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं, आपके साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको दे सकूं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ चीजें मिस कर गया हूँ, या और डिटेल में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, तो स्क्रीन पर जो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, आप हमें ज्वाइन कीजिए। कॉमर्स ग्रुप पे जाकर आप जो है हमारे सेकेंड ईयर पे जाकर हमारे कॉमर्स ग्रुप पे जाके हमारे बैंकिंग के जाकर ग्रुप में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल का भी लिंक मौजूद है, और हम अपने डिफरेंट डिफरेंट तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।